जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 5.2 टॉपिक में और आज का टॉपिक है हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। इथेनॉल ब्लेंड इज डिफाइंड एज अ ब्लेंडेड मोटर फ्यूल कंटेनिंग इथाइल अल्कोहल। दिया हुआ कि 99% प्योर होता है ये इथाइल अल्कोहल और ब्लेंडेड एक्सक्लूसिवली विथ गैसोलीन। गैसोलीन मतलब पेट्रोल। तो बहुत लंबा सा डेफिनेशन है, याद नहीं रहेगा। मैं आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूँ। इथाइल अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाने का प्रोसेस को बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथाइल अल्कोहल बोलते हैं इथेनॉल। C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। OL लगता है OH के कारण और इथेन जो होता है C2H5 होता है। तो बेसिक सिंपल शब्दों में ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल विथ पेट्रोल इज नोन एज इथेनॉल ब्लेंडिंग। इतना सिंपल चीज यूपीएससी पूछेगा नहीं और इसका डेफिनेशन से आप शुरू कर सकते हो, लेकिन बहुत ही कमजोर सा डेफिनेशन लगेगा इंट्रो में। तो डेटा आगे मिलेगा आपको बहुत सारा, तो उस कोई भी डेटा से आप शुरू कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा आपको कौन सा डेटा से आप शुरू कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। अभी अभी गवर्नमेंट ने जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल का, उसको टारगेट को फॉरवर्ड कर दिया है। मतलब नज़दीक ले आया। 2030 था टारगेट, 2025 कर दिया गया है टारगेट को कि हम लोग ये देखिए 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल E20। इसका मतलब अगर 1 लीटर पेट्रोल में 200 ml इथेनॉल रहेगा, इथाइल अल्कोहल रहेगा, ठीक है। और इथाइल अल्कोहल जो है ना, ये तो आपका इससे आता है, बनता है आपका शुगर केन से, राइस से, मेज मतलब भुट्टा से। तो ये सब चीज़ से बनता है। तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो मतलब बेसिकली पेट्रोल को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से मिक्स करके एक अच्छा एनर्जी बनाया जा रहा है, अच्छा फ्यूल बनाया जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर देखिए पहला इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया बाय 2025। ठीक है, 2025 तक के लिए एक टारगेट बनाया गया है। तो ये रोड मैप है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही कहा गया कि E10 मतलब अगर मतलब 100 लीटर अगर पेट्रोल है तो उसमें 10 लीटर आपका इथाइल अल्कोहल रहेगा, इथेनॉल रहेगा। तो 2022 तक ये टारगेट है और 2025 तक ये टारगेट है कि E20 कर देंगे, मतलब उसमें 20% इथाइल अल्कोहल कर देंगे और धीरे धीरे इस टारगेट को बढ़ाएंगे, लेकिन 2025 तक ये टारगेट है, ठीक है। 2018 में ये नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आया था और इसके अकॉर्डिंगली बोला गया था कि 20% इथेनॉल हम लोग मिलाएंगे 2030 तक। लेकिन देखिए इसी 2030 को घटा करके 2025 कर दिया गया, ठीक है। ये नया वाला है और ये पुराना वाला है। सेम जो डेटा है यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन मतलब ये 2030 के लिए दिया हुआ है, लेकिन सेम डेटा को हम लोग को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, बस आप यहाँ लिख दिए काफ़ी है। और इस वाले पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट इनिशिएटिव में। मैं दिखाऊंगा आपको इसमें क्या क्या और गवर्नमेंट दिया है, तो जो इसमें लिख सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर दिया हुआ नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, डेवलप न्यू फीड स्टॉक फॉर बायोफ्यूल। जनरली क्या होता है, शुगर केन से हम लोग बनाते हैं इथाइल अल्कोहल, लेकिन बोल रहा है कि न्यू फीड स्टॉक कुछ नया, जैसे राइस है, ग्रेन है, तो ये सब का यूज करके किस तरीके से हम लोग इथाइल अल्कोहल बना सकते हैं और उसको किस तरीके से हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है। डेवलप टेक्नोलॉजी, किस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेशनल बायोमास रिपोजिटरी, ठीक है, नेशनल बायोमास रिपोजिटरी बनाना है हम लोगों को, ताकि पूरा भारत से हम लोग इकट्ठा कर दें, एग्रीगेट करें सारे इथेनॉल को, उसके बाद हम लोग उसको प्रोसेस करके पेट्रोल में मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं इसके अंडर। इट ऑल्सो रिकमेंड्स इंट्रोड्यूसिंग व्हीकल्स, ठीक है। तो देखिए इथाइल अल्कोहल अब अभी E20 बन जाएगा, E10 बन जाएगा, तो इसको अकॉर्डिंगली हम लोग को अपना व्हीकल्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग ये भी बोलता है, ठीक है। देखिए यूएसए जो बहुत आगे है इथेनॉल ब्लेंडिंग में, ठीक है। इथेनॉल ब्लेंडिंग को मैं अब ईबी बोलूंगा, ठीक है, ईबी। यूएसए बहुत आगे है ईबी में और ब्राजील 27% में। ब्राजील में ईबी जो है ना 1970 से शुरू हो चुका था, ठीक है। तो ये बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है, हम लोग अभी इसको काम कर रहे हैं। डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लंबा सा डेफिनेशन है। आपको अगर हिंदी में समझ में आ गया है तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। नेशनल बायोफ्यूल टाइमलाइन, तो किस तरीके से हम लोग का बायोफ्यूल का जो पॉलिसी इवॉल्व किया है। सबसे पहले हम लोग लेके आए थे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, 2003 में लेके आए थे, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। उसके बाद 2014 में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। प्राइस को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। जो भी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है उसको प्राइस को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी अभी हम लोग देखें ना, उसमें 3-4 चीज था यहाँ पर। उसमें एक चीज यहाँ ऐड कर दिएगा, इंटरेस्ट सबवेंशन।
मतलब इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का ये होता है कि अगर 10,000 करोड़ का इथेनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाइएगा, तो उसमें से कुछ अगर आप लोन लेके लगा रहे हैं, 10% का लोन लिए, तो गवर्नमेंट आपका इंटरेस्ट में थोड़ा कम कर देगी कि हाँ भाई ठीक है, आप 8% आप दीजिए पैसा, ठीक है, 8% इंटरेस्ट में आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है। नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठाया गया 2020 में। बोला गया कि हम लोग तो अभी शुगर केन बेस्ड बनाते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से हम लोग राइस में कन्वर्ट करें, मतलब राइस से किस तरीके से बनाया जाए, इसके ऊपर ये कमेटी था, उस पर काम करेगा। ठीक है। 2021 में फिर से आया ग्रेन पे कैसे काम किया जाए, सिर्फ राइस नहीं, अब सारे ग्रेन को हम लोग इंक्लूड करेंगे, और उसमें हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लेके आए, जो मैंने बताया ऊपर में कि अगर आप प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाइएगा, जैसे डिस्टिलरीज लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अगर आप प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट में हम लोग छूट देंगे। ठीक है। तो ये पांचों पॉइंट है गवर्नमेंट इनिशिएटिव में। ठीक है। यहाँ पर कुछ खास चीज़ लिखा हुआ नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है आपसे इथेनॉल प्रोक्योर करेगी और वहाँ पर जाके अपने कंपनीज में जाके ब्लेंड करेगी इथेनॉल को पेट्रोल के साथ, तो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, रिड्यूस पॉल्यूशन। जाहिर सी बात है कि हमारा जो इथेनॉल है वो रिन्यूएबल सोर्स है, तो पॉल्यूशन को कम करेगा। कैसे कम करेगा, देखिए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, C2H5OH, यहाँ पर O होता है, और पेट्रोल में O मिलेगा, तो अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो जल्दी जल्दी वो बर्न करेगा, तो जल्दी जल्दी बर्न करेगा तो धुआं कम निकलेगा। और एक यहाँ पर एक और पॉइंट है, हाई ऑक्टेन नंबर। मैं आपको बता दूं कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है। ऑक्टेन नंबर एक तरह का आप मेजर समझिए, एक स्टैंडर्ड मेजर है, जिसका यूज़ करके हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा जो मशीन है या फिर हमारा जो फ्यूल है कितना कंप्रेशन झेल सकता है। जितना ज़्यादा कंप्रेशन झेल सकेगा उतना अच्छा मशीन होगा। मतलब समझ लीजिए कि अगर आपका बाइक जो है बहुत हेवी इंजन का है, या फिर कार जो है बहुत हेवी इंजन का है, तो आपको हाई ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल चाहिए। पेट्रोल का 93 95 रहता है, तो अगर आपको हाई ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल मिलेगा तो आप बड़ा इंजन को सपोर्ट कर पाएगा, अच्छे तरीके से चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा इफिशियंट होगा अगर हाई ऑक्टेन नंबर होगा तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद पेट्रोल हाई ऑक्टेन नंबर हो जाता है, क्योंकि इथेनॉल में हाई ऑक्टेन नंबर पाया जाता है। ठीक है। अब ज़्यादा इसको डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए कि हाई ऑक्टेन नंबर हो जाता है, पेट्रोल से ज़्यादा हो जाता है E20 जो भी E10 है। ठीक। कार्बन न्यूट्रल देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है बायोफ्यूल के ऊपर, ये पिछले महीने टॉपिक आया था कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल आया था, तो मैंने इसको अच्छे से डीप में किया था। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कार्बन न्यूट्रल होता है ये। ठीक है। तो ये वाला भी कार्बन न्यूट्रल है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि हम लोग जो इथेनॉल बना रहे हैं वो चावल से बना रहे हैं और शुगर केन से बना रहे हैं, तो ये सब प्लांट है। प्लांट क्या करता है, CO2 लेता है। अगर वो लोग CO2 एटमॉस्फेयर से ले रहा है और हम लोग फिर इथेनॉल को गाड़ी में डाल रहे हैं, हल्का सा CO2 निकल रहा है, कि इधर से ले रहा है इधर से निकल रहा है, मतलब कार्बन न्यूट्रल है, मतलब जितना ले रहा है उतना निकल जा रहा है, तो कार्बन न्यूट्रल है। ठीक है। हम लोग कार्बन इमिट नहीं कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया जो है बहुत सारा पेट्रोल ये इंपोर्ट करता है, तो अगर हम लोग उसमें इथेनॉल मिला देंगे तो हम लोग का जो पेट्रोल का इंपोर्ट है वो थोड़ा घटेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि $4 बिलियन हम लोग हर साल सेव कर सकते हैं। 4 बिलियन मतलब 30,000 करोड़, मतलब ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द डॉलर प्राइस रेशियो। ओके, सो मूविंग अहेड, देखिए यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं करना। ठीक है। एक ही टाइप का 2 डेटा याद नहीं करना है, आपको बहुत दिक्कत होगा अगर आप एक टाइप का 2 डेटा याद करते हैं, तो कौन सा लिखिए कंफ्यूज हो जाइएगा, और अगर याद ना रहा तो फिर तो भाई बवाल हो जाएगा। फार्मर इनकम बढ़ेगा कैसे, क्योंकि मालूम है अगर शुगर केन का हम लोग यूज़ करेंगे तो शुगर केन का जो फार्मर्स है वो ज़्यादा शुगर केन बनाएंगे, और हम लोग अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है। तो यहाँ पर डेटा आप डाल सकते हो कि 10 बिलियन लीटर्स ऑफ इथेनॉल का जरूरत पड़ेगा हम लोग को 2025 तक, अगर हम लोग E20 वाला टारगेट को पूरा करना चाहते हैं। तो E20 जैसे मैंने बताया 80% आपका पेट्रोल रहेगा और 20% इथेनॉल रहेगा। ठीक है। उसका इंटरनेशनल कमिटमेंट, हम लोग का इंटरनेशनल कमिटमेंट है कि हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है ना, 2005 का जो लेवल में था हमारा कार्बन फुटप्रिंट, तो इस लेवल में मान लीजिए कि 100% था। ठीक है। तो 2030 तक हम लोग ये पेरिस एग्रीमेंट में हम लोग साइन किए हैं कि 2030 तक 2005 का जो लेवल था उसमें से 33% हम लोग घटा देंगे, मतलब 73% रहेगा हमारा कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये सब पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन सा स्कीम लेके आई है। तो पहला स्कीम है PM जीवन। देखिए इतना लंबा हम लोग को नाम याद नहीं रहेगा, PM जीवन योजना लिख दीजिए। ठीक है। और ये बस कुछ इनिशिएटिव लिख दीजिए, काम हो जाएगा आपका, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना होता। ठीक है। तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप
आप ये लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा है। अगर छोटा सा रहता है जैसे SDG तो छोटा सा रहता तो लिख सकते थे, ठीक है। अगर इतना बड़ा है तो आपको लिखने में दिक्कत ही होगा, इतना कौन याद रखता है यार। 12 कमर्शियल प्लांट्स, 10 डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट्स ऑफ सेकेंड जनरेशन 2G रिफाइनरीज। अब देखिए यहाँ पर 2G बायो रिफाइनरीज आ गया है, तो मैं आपको हल्का सा बता दूं ये 2G 3G क्या होता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल होता है ना, वो एडिबल आइटम से बनता है, ठीक है। एडिबल आइटम का मतलब मान लीजिए जो खाने वाला आइटम है ना, उससे बनता है, जैसे शुगर, कॉर्न, स्टार्च, कॉर्न मतलब आपका जो भुट्टा होता है उससे। सेकेंड जनरेशन जो होता है ना, वो किससे बनता है, वो राइस हस्क, वुड चिप्स, इस तरीके का चीज को हम लोग यूज करके हम लोग बायोफ्यूल बनाते हैं। उसके बाद थर्ड जनरेशन भी होता है, थर्ड जनरेशन अलग ही से बनता है, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ जनरेशन भी होता है। फोर्थ जनरेशन जो होता है ना, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप होता है, मतलब क्रॉप होता है जो जेनेटिकली इंजीनियर होता है, मतलब इनहेंस्ड, उसका प्रोडक्टिविटी कुछ अच्छा, मतलब लैब में बनाया गया ऐसा कोई क्रॉप है, तो उसका यूज करके हम लोग फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल का बनाते हैं। तो इस तरीके के 4 जनरेशन होता है, और ये PM जीवन जो स्कीम है वो 2G जनरेशन के लिए, 2G मतलब कि राइस हस्क एंड वुड चिप्स से जो बायोफ्यूल बनेगा उसके लिए है ये, ठीक है। अब देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA, तो ये कमेटी बोला कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे, सेटिंग अप स्टैंड अलोन इथेनॉल डिस्टिलरीज। तो ऊपर हम लोग 5-6 देखे थे, 5 देखे थे ना, कितना देखे थे, वेट, 1 2 3 4 5 देखे थे, और नीचे हम लोग और देख रहे हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ओके। तो एक इनिशिएटिव हो गया, 5-6 हो गया, और एक 7 इनिशिएटिव हो गया, तो 7 इनिशिएटिव जस्ट मोर देन सफिशिएंट। अगर आपको ये याद रहता है तो ठीक है, देख लीजिए। पायलट प्रोजेक्ट ऑफ E100 डिस्पेंसिंग स्टेशन एट 3 लोकेशन एट पुणे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हमारे अनाउंस किए हैं कि हम लोग E100 मतलब कि 100% इथेनॉल का यूज़ करके हम लोग फ्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो ये 6-7 हो गया, 5 ऊपर 3 नीचे, तो 8 पॉइंट हो गया। 8 पॉइंट में से अगर 3-4 भी याद आता है तो आपको बहुत लिख दोगे आप, ठीक है। यहाँ देखिए इथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, जिस तरीके से हमने बताया कि हम लोगों को अगर इथेनॉल का यूज़ करना है तो अपना व्हीकल को हल्का सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो उस व्हीकल को बोलते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। अगर आपको नाम याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, और याद रहता तो आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर बेसिकली फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के बारे में बताया है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, इसको ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है। बेसिकली कॉमन सेंस का चीज़ है, ये सब कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बताया कि ऑटो कंपनीज का दिक्कत होगा। ऑटो कंपनीज को क्या दिक्कत होगा, यहाँ पर आप चैलेंजेस में इसको ऐड कर सकते हो कि ऑटो कंपनीज को ये दिक्कत होगा कि ऑलरेडी ऑटो कंपनीज जो है पेट्रोल से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आ गया उसमें स्विच करने में ऑलरेडी उनको प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम लोग इथेनॉल लेके आ जाएंगे तो फिर और प्रॉब्लम होगा उनको, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ता है ना, पूरा पुर्जा बदलना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। देखिए व्हीकल मॉडिफिकेशन, यही पॉइंट यहाँ पर था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया था, ओके। व्हीकल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा हमको, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को डिज़ाइन करना पड़ेगा जो इफिशिएंट हो, ओके। प्राइसिंग ऑफ E20 व्हीकल्स, प्राइस जो है जो E20 व्हीकल्स के लिए ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर डेटा दिया हुआ है 3000 और 5000, फोर व्हीलर्स के लिए बढ़ जाएगा 1000-2000, 2 व्हीलर्स के लिए बढ़ जाएगा। अगर आपको याद होता है तो ठीक है, नहीं तो आप बाइक वाला याद कर लो, हो जाएगा 1000 रुपये, तो याद रहेगा ये, ठीक है, ठीक है। वाटर फुटप्रिंट हम लोग यहाँ पर डेटा डाल सकते हैं कि 1 लीटर ऑफ इथेनॉल फ्रॉम शुगर रिक्वायर्स 2860 लीटर ऑफ वाटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं शुगर ऑलरेडी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, और उससे हम लोग अगर इथेनॉल बना रहे हैं तो उससे 2860 लीटर ऑफ वाटर लगेगा हम लोग का 1 लीटर इथेनॉल बनाने में। तो ये बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम हो रहा है, इसीलिए हम लोग दूसरा जो था दूसरा ग्रेन या फिर कोई दूसरा फीड स्टॉक को यूज़ करके इथेनॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इथेनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटीज हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो फैसिलिटी है 684 करोड़ लीटर का है, ठीक है। और अगर 2030 तक अगर हम लोग E20 वाला अपना मिशन को ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहते हैं तो हम लोग को 1000 करोड़ लीटर का कैपेसिटी को बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक चैलेंज है। प्राइसिंग जो है हमारा जो प्राइस जो है ना ग्लोबल प्लेयर से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब USA वगैरह से ज़्यादा है, ओके। तो इसका प्राइसिंग को कम करने के लिए किस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें बनाएं वो बात है। इंटरेस्टेड मूवमेंट, यहाँ पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरेस्टेड मूवमेंट। यहाँ एक एक्ट दिया हुआ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग आप जो है इथेनॉल को इस स्टेट से दूसरे स्टेट पर नहीं ले आ सकते, लेकिन 14 स्टेट जो है इसको इम्प्लीमेंट किया है, मतलब इसको अमेंड करके इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन बाकी सारे स्टेट्स नहीं किए हैं, तो उसको रिस्ट्रिक्शन है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप इथेनॉल ले जाने में रिस्ट्रिक्शन है। तो ये एक बहुत बड़ी इशू है, लीगल लूपहोल्स में आप इसको डाल सकते हो, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ इथेनॉल अक्रॉस द कंट्री, हर स्टेट में शुगर केन नहीं होता है, हर स्टेट में
शुगर फैक्ट्री नहीं है। हर स्टेट में आपका जो यहाँ पर प्रधानमंत्री 3 फैक्ट्री लगाने बोले हैं पुणे में, तो हर स्टेट में तो नहीं है ना, तो पुणे से लेकर के आपको हर जगह पहुँचाना पड़ेगा, तो वो दिक्कत है कि हर स्टेट में नहीं है। और यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप इसका एग्जांपल डाल सकते हो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लॉजिस्टिक में आप ये डाल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ इथेनॉल विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। ऑलरेडी हमारा प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है, अगर और हम लोग ट्रांसपोर्ट को ऐड करेंगे तो भाई तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसका कॉस्ट, तो कैसे उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी हमारा जो प्राइस है ग्लोबल प्लेयर से ज़्यादा है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी में हमारा उतना अच्छा नहीं है। तो देखिए वे फ्रॉड क्या है, बेसिकली वही सब होगा, टेक्नोलॉजी को एनहांस करना, लीगल लूप होल जाता है उसको ठीक करना, ठीक है। देखिए प्राइस जो है हम लोग को कम करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का इंप्रूव करके हम लोग प्राइस कम कर सकते हैं। एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ अदर ग्रेन्स, जो ग्रेन हम लोग का बहुत जल्दी उगता है, सस्ता में उग जाता है, अगर उससे हम लोग इथेनॉल बना सकेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इंसेंटिव्स टू EBP व्हीकल्स, जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज थी ऑलरेडी सफ़र कर रही है पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में, अब इलेक्ट्रिक से उसको इथेनॉल में आने के लिए हम लोग को थोड़ा सा इंसेंटिव देनी चाहिए, टैक्स बेनिफिट्स देनी चाहिए ताकि वो आ सके। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बेसिकली बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है ये। ट्रेड ऑफ विथ फूड प्रोडक्शन, ये एक अच्छा पॉइंट है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो खाना है, अगर हम सारा खाना या शुगर केन या राइस जो भी है हम लोग उसको इथेनॉल बनाने में यूज़ करने लगेंगे, फ्यूल बनाने में इसको यूज़ करने लगेंगे, तो अगर हम लोग का खाना घट गया तो क्या होगा। तो उसको एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, उसका ट्रेड ऑफ सही होना चाहिए, ठीक है। Blending percentage of ethanol in petrol has gone up from 1.53 in 2013-14 to 8.5% in 2021। देखिए ये डेटा है, या तो आप इसको इंट्रो में लिख दीजिए, जो मैंने बताया था कि ऊपर डेफिनेशन बहुत ही चीप हो जाएगा, अच्छा डेफिनेशन नहीं होगा, तो आप इसको इससे शुरू कर सकते हैं, या फिर इसको आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हो, ठीक है। इंट्रो और कंक्लूजन जनरली अच्छा ही होता है। डू नॉट हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू इन्वेस्ट इन बायोफ्यूल प्लांट, क्योंकि शुगर मिल जो है बहुत गरीब होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो उनके पास उतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो हम लोग गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, हमारा जो फ्रेमवर्क है उसमें सब फिट जाएगा। ये आपका फाइनेंस से रिलेटेड पॉइंट है और ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट है, सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। लीगल लूपहोल्स भी आ जाएगा, ऊपर में लीगल लूपहोल्स था उसको यहाँ पर वे फॉर में लोग डाला नहीं है, हम लोग डाल देंगे कि लीगल लूपहोल को हटाना चाहिए, जो 14 स्टेट उसको इम्प्लीमेंट किया, और भी स्टेट सबको, सारे स्टेट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए, सब कुछ ये सब डाल सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा खत्म हो गया। ये हम लोग का जो PDF है ये हमारा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और मैं मई महीने का जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस मतलब विजनाइज से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आए उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, वो मैं कुछ दिन में डाल दूंगा, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा वो, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।